बिहार विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका और नई सरकार का गठन भी हो चुका है। नई सरकार अपना काम भी कर रही है और चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद जिस तरह जीतने वाली पार्टी भी खुद के बारे में अपना संगठन के तौर पर एक चिंतन करती है कि हम कैसे जीते, क्या किया हमने, क्या सही किया, क्या आगे हमें सही करना है, उसी तरह हारने वाली पार्टी अपना चिंतन शिविर करती है, रीजंस फाइंड आउट करती है। तो ये सारी पार्टियां अपने अपने काम में लगी हैं। साथ ही जीतने वाली पार्टियों ने अपना एक सरकार का गठन भी किया है, सरकार ने शपथ भी ले ली है, सरकार अपना काम भी कर रही है। तो अब बंगाल के ऊपर सब लोग एक तरह से फोकस कर रहा। बंगाल के चुनाव से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली बंगाल के चुनाव में बहुत कुछ कहने के लिए अब है नहीं। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ, पूरे अपने मशीनरी के साथ, अपने पूरे मनोबल के साथ बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार ज्यादातर पार्टियों ने एक तरह से आदरणीय ममता बनर्जी को और उनकी तृणमूल कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया था। एक भारतीय जनता पार्टी उनके अगेंस्ट में पूरे दमखम के साथ लड़ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक रिजल्ट भी बनाया है, जो 3 सीटों पर थे वहां से 77 सीट्स पर गए और टीएमसी ने 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी लेकर अपनी सरकार वहां बनाई। लेकिन जो बाकी पार्टियां थी, या कांग्रेस थी या वाम दल थे, या फिर जो वहां के लोकल पार्टी एक बनी थी फुरफुरा शरीफ के जो खादिम है, उनके लीडरशिप में और उनके साथ में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़े थे, उन लोगों ने कोई खास टक्कर दिया नहीं टीएमसी को। और इसका रिजल्ट ये रहा कि वहां 2 ही पार्टियां रह गई, एक भारतीय जनता पार्टी और एक टीएमसी जो सरकार में थी। वहां बाद में फिर एक उपचुनाव हुआ जिसमें शायद कांग्रेस एक सीट जीत कर आई, वो भी वापस टीएमसी में ही चले गए उसके विधायक। खैर, तो बीजेपी अपने पूरे मनोवर के साथ, पूरे मशीनरी के साथ, पूरे माइट के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं टीएमसी के अगेंस्ट में, वो शायद उतनी ताकत से न लड़ें। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछली बार की तरह मजबूत दिखाई देती है तो जिस तरह उन लोगों ने पिछली बार वॉकओवर दिया था, उसी तरह इस बार भी शायद वॉकओवर ही दे देंगे वो लोग। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस 44 सीट्स के साथ, लगभग मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही थी वहां पर 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले, यानी 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद कांग्रेस वहां में मुख्य विपक्षी दल थी 44 सीट्स के साथ। वाम दल के पास भी कुछ 20-25 सीटें थी, लेकिन उन दोनों ने पूरी पावर के साथ अपना चुनाव नहीं लड़ा, पूरे ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा और 2021 में एक तरह से टीएमसी को वॉकओवर दे दिया। एजेंडा वही था कि एंटी बीजेपी सभी पावर्स को एक साथ आना चाहिए और बीजेपी के अगेंस्ट में जितने वोट्स हैं उनमें डिवीजन ना हो, इसके नाम पर उन लोगों ने एक तरह से टीएमसी को वॉकओवर दे दिया था। तो नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस भी 0 पे चली गई, वाम दल भी 0 पे चले गए और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल बना। लेकिन सत्ता फिर भी तृणमूल कांग्रेस के पास ही गई। एक्चुअली देखिए, डेमोक्रेसी जो है और स्पेशली इंडियन डेमोक्रेसी, ये तो है एक मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जब बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो अलग अलग जो वोटिंग ग्रुप्स होते हैं, जो वोट बैंक्स होते हैं, उनको अलग अलग पार्टी अपने अलग अलग स्ट्रेटेजी से, अपने अलग अलग पॉलिसी से इफेक्ट भी करते हैं। लेकिन जब आप एक तरह से किसी एक पार्टी का डर दिखाकर, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर और एक तरह से ये तय कर लो आपस में कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में हमको जो भी करना होगा और हम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए फिर आप एक तरह से सत्ताधारी दल को वॉकओवर दे दूं, तो कुछ बंगाल में जो 2021 में रिजल्ट आया वैसा रिजल्ट आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो यही सोच के लड़ती है कि सारी पार्टियां अपनी ताकत लगाएंगी और उसमें हम लोग जो पास द पोल फर्स्ट का सिस्टम है उसमें हम शायद सत्ता में आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे माइट के साथ, पूरे मशीनरी के साथ, पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ती है और उसी तरह वो इस बार भी लड़ने वाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी चीजें कर ले, इतनी कोशिश कर ले, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कम से कम 2026 के इलेक्शंस में आ पाएगी, मैं इस बात को मानने के लिए ज्यादातर तैयार नहीं हूं। मैंने आज ये बात इसलिए की पश्चिम बंगाल के चुनाव के ऊपर क्योंकि राष्ट्रवादी एक चैनल है अपना और उस चैनल पे यह डिस्कशन हो रहा था कि क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत सकती है। हालांकि ये वही चैनल है जो 2021 में भी भविष्यवाणी कर रहा था। वो लोग पूरे पूरे एग्जिट पोल और पोस्ट पोल, फ्री पोल सारे अपनी सर्वे दे रहे थे, एक एक सीट के बारे में बात कर रहे थे। नतीजे जो रहा वो तो सबको पता है और उसके बाद जिस तरह से उस चैनल की फजीहत हुई, खैर मेरा उद्देश्य उनका कोई रिव्यू करने का नहीं है। मेरा बस ये है कि वो लोग चूंकि डिस्कशन कर रहे थे तो मैं अपने समझ से एक
फैक्ट रखना चाहते थे। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में तो नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे माइट के साथ चुनाव अवश्य लड़ेगी। वो हर एक चुनाव को पूरे ताकत के साथ लड़ते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी बात है कि वो संगठन वो अपने पूरे के पूरे लगाए रहते हैं, हमेशा संगठन को मेहनत करवाते हैं, जिसका प्रतिबल भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे चुनाव में मिलता है। जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में नहीं जीतने की वजह है, उनको हम लोग अगर बात करें तो बहुत सारे स्टार्क रीजंस हैं जिसकी वजह से वो नहीं जीत सकते। पहला तो ये है, उनके पास आदरणीय ममता बनर्जी के अगेंस्ट खड़ा होने वाला कोई लोकल फेस नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी की पूरी पार्टी के नाम पर आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन उसमें रिजल्ट आना और उसके बाद जब सरकार का गठन होगा तो असलियत तो यही है कि वहां कोई लोकल बंदा चाहिए। और वो इफेक्ट पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में नहीं होता। छोटे राज्यों में चाहे आप हरियाणा ले लो, हिमाचल प्रदेश ले लो, गोवा ले लो, इन सब राज्यों में वो एक प्रधानमंत्री चूंकि जीत गए चुनाव लोकसभा का, तो उनके इफेक्ट पे, उनके चेहरे पे आप चुनाव जीत जाते हो। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे बड़े और विस्तृत राज्य में, जो काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, जहां के लोकल इश्यूज जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो हर कुछ माइल्स पे, कुछ 100 माइल्स पे चेंज होती है, किलोमीटर्स पे चेंज होती है, उसको आप इतने आसानी से एक सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री के चेहरे पे या आदरणीय गृह मंत्री के चेहरे पे जीतना थोड़ा मुश्किल है। तो एक लोकल फेस जरूर चाहिए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीती भी अगर, तो आदरणीय नीतीश कुमार को सेंटर में रख के ही जीती। आदरणीय नीतीश कुमार लोकल फेस थे। इसके अगेंस्ट में तर्क दिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर त्रिपुरा में कैसे जीत गई, भारतीय जनता पार्टी ने फिर उड़ीसा में कैसे अपनी सरकार बना ली, भारतीय जनता पार्टी आसाम में कैसे जीत गई। अगर आप त्रिपुरा को गौर से देखो तो त्रिपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी जीती, वो एक्चुअली जीती थी कांग्रेस के जो विपक्ष की एक जो पार्टी थी कांग्रेस त्रिपुरा में, उसके द्वारा अपना स्पेस वैकेट कर देने के कारण उस स्पेस को भारतीय जनता पार्टी ने भरा। त्रिपुरा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से पूरा का पूरा एक स्टेट कंप्लीटली लेफ्ट से कंप्लीटली राइट की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया। लेकिन उसका कारण यही है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन 2014 के इलेक्शंस में हार के बाद कांग्रेस ने अपने आप को पूरी तरह से बैकफुट पे कर लिया, पूरी तरह से पीछे कर लिया, ताकि भारतीय जनता पार्टी वहां न जीत सके। और वो जो विपक्ष की आवाज थी, जो विपक्ष का स्पेस था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वहां भरा। और वहां पर वाम दलों के जो कुशासन होता है, वाम दलों का जो सिस्टम होता है, पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है, उससे लोग ऊब चुके थे। इसलिए विपक्ष का स्पेस क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिए। उसी के बनस्पत अगर आप बात करो उड़ीसा में, तो जब तक आदरणीय नवीन बाबू वहां पर मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई। जब आदरणीय नवीन बाबू स्वास्थ्य कारणों से लगभग पॉलिटिक्स से साइड हो गए, लगभग पॉलिटिक्स से बाहर हो गए, तभी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस वहां बन पाया। आसाम को भी अगर आप देख लो तो आदरणीय तरुण गोगोई थे। आदरणीय तरुण गोगोई के बाद कांग्रेस में इंटरनल लड़ाई हुई। आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी की वहां पहले टर्म की भी सरकार बनी, फिर दूसरे टर्म की सरकार बनी। आदरणीय हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस के बहुत बड़े चेहरे के, मतलब उनकी लड़ाई इसीलिए थी कि अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए आदरणीय तरुण गोगोई को हटा। तो वो इतने बड़े चेहरे थे कि वो एक तरह से वहां पर इक्विवेलेंट को सीएम थे। तो आसाम का अपना रीजन था भारतीय जनता पार्टी के आने का, उड़ीसा का अपना रीजन था, त्रिपुरा का अपना रीजन था, और वो तीनों रीजन आपको पश्चिम बंगाल में नहीं दिख रहे। न भारतीय जनता पार्टी के पास आसाम की तरह वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी की तरह का कोई चेहरा है, न उड़ीसा की तरह आदरणीय ममता बनर्जी जो है वो अब राजनीति से संन्यास ले रही है या साइड हो रही है, न त्रिपुरा की तरह वहां पर विपक्ष का कोई ऐसा वैकेंट स्पेस वैकेंट है वहां पर विपक्ष में। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी है, लेकिन वो फिर लोकल जो रीजन्स आ जाते हैं, वो रीजन्स को फिर देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे आ सकती है। आसाम में एक सेंटिमेंट जो पब्लिक का है, वो वहां का लोकल, वहां की जो संस्कृति है, वहां पर जो एंटी मुस्लिम या एंटी माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी है, वहां का एक सेंटिमेंट है। पश्चिम बंगाल में वो एंटी बांग्लादेशी, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट उतना नहीं है। उसका रीजन है कि असमिया कल्चर पूरी तरह डिफरेंट है जो कल्चर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल का कल्चर हमेशा से, कलकत्ता हमेशा से भारत की राजधानी भी थी। 1911 में वो राजधानी वहां से शिफ्ट हुई।
तो कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में हमेशा से हिंदू मुस्लिम लगभग साथ में रहे हैं। आपको वहां जाओगे बंगाल में तो बहुत बार आपको जो मुस्लिम नेम्स होंगे उनके कॉल नेम्स आपको हिंदू मिल जाएंगे। कोई एक मुशफिकुर करके व्यक्ति होगा और विद इन ब्रैकेट उनका नाम चन्नगी। अब लोग पहचानने के लिए तो वहां पर सोसाइटी जो है ना ये हिंदू मुस्लिम में बहुत ज्यादा एक तरह से बंधी हुई है, और वहां पर वो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं है जो आसाम में है, जो असमिया कल्चर को लेकर है, जो वहां के लोकल ट्रेडिशंस को लेकर है, उस तरह बंगाल में नहीं है। बंगाल में बिल्कुल हिंदू मुसलमान एक तरह से ही है, बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन है वो ना आसाम की तरह है, ना त्रिपुरा की तरह है, और ना उड़ीसा की तरह। फिर पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में भी है वो उतने स्ट्रॉन्ग टीएमसी लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जिसमें 30 साल से ज्यादातर वाम दलों की सरकार रखी। 30 सालों से ज्यादा वहां वाम दलों की सरकार लगातार रही। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं होता, बहुत जल्दी नहीं होता। वाम दलों की सरकार जाने का जो मेन रीजन था वो सिंगूर जैसा एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना था आदरणीय ममता बनर्जी का। उस तरह का कोई आंदोलन भी आज नहीं दिख रहा। हो सकता है आने वाले 2-4-6 महीने में इस तरह का कोई आंदोलन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तब भले अलग हो सकता है, लेकिन आज के डेट में तो बीजेपी वहां जीतने नहीं गई। कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, वो भी कोई अपना बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, ना चुनाव लड़ रहे हैं। इसकी वजह से भी जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें कोई डिवीजन नहीं होने वाला। जब एंटी बीजेपी वोट में डिवीजन नहीं होगा तो वहां पर एंटी बीजेपी वोट, ज्यादातर मुस्लिमों का वोट तो एंटी बीजेपी ही रहता है, तो वो तो ऐसे ही जाएगा आदरणीय ममता बनर्जी के साथ। तो टीएमसी को वहां पर हराना मुश्किल है, क्योंकि 30-32% वहां मुस्लिम है। तो 30-32% यानी कि आपको 70% वोट्स में ही लड़ना है। उसमें से भी कुछ वोट अगर उनके पास चले गए तो वो आसानी से जीत जाते हैं। इसलिए ये भी एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो सिर्फ बांग्लादेशी, रोहिंग्या या बांग्लादेशी और माइग्रेंट्स जो घुसपैठिया आ गए, इस मुद्दे पे आप नहीं लड़ सकते हो। आपने लोगों ने ये झारखंड में लड़ाई लड़के देख ली और झारखंड में वो सक्सेसफुल नहीं हो। फिर आदरणीय ममता बनर्जी अगर चुनाव वहां जीत भी जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर भी बन जाती है वहां, लगातार वो चौथी बार भी विधानसभा चुनाव जीत जाती है, तो भी वो सेंटर पॉलिटिक्स में नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय दल ही रहेंगी, एक पर्टिकुलर स्टेट में सीमित रहेंगी, और एक पर्टिकुलर स्टेट में सीमित रह के वो कभी आदरणीय राहुल गांधी के लिए कोई चैलेंज नहीं बनेगी। इसलिए भी कांग्रेस वहां पर फिर से अपने पूरे दमदम के साथ नहीं लड़ेगी, आदरणीय ममता बनर्जी को हराने के लिए नहीं लड़ेगी। इसलिए भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना मुश्किल। बंगाल के जो भद्रलोक है, भद्रलोक मतलब एक सोशल स्ट्रेटा है, एक सोसाइटी है, सोसाइटी का एक पार्ट है, जिसमें कास्ट के बेसिस पर नहीं लेकिन एक क्लास के बेसिस पर लोग आते हैं, और वो क्लास जो है वो आज भी आदरणीय ममता बनर्जी की पॉलिसीज का बेनिफिशियरी है। और वो क्लास जो है वो इसलिए पॉलिसीज का बेनिफिशियरी है क्योंकि जो 30 साल से ज्यादा वहां पर वाम दलों की सरकार रही, तो वहां का एक नेचर बन गया, एक कल्चर बन गया वो वाम दलों का वाला, एक नियम कायदे से चलने वाला, एक सिस्टमैटिक वहां की सोसाइटी बन गई। और उस सिस्टमैटिक सोसाइटी में जो भद्र लोग है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सिविक सर्विसेज उनको मिल जाते हैं, उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज का जो लाभ मिल रहा है वो आसानी से मिल जाता है, और इसकी वजह से वहां पर कोई बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन या बहुत ज्यादा एक कोई एंगर नहीं है करंट गवर्नमेंट के खिलाफ। और जब इस तरह का कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो, वाइड स्प्रेड एंगर ना हो, तो गवर्नमेंट चेंज होना थोड़ी मुश्किल होती है। स्पेशली बंगाल के केस में मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर 30 साल से ज्यादा लगातार वाम दलों की सरकार रही। जो मैंने आपको बताया कि 30 सालों से ज्यादा वाम दलों की सरकार रही, तो जो अगर ये बात करेंगे 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी, तो इस तरह की एंटी इनकम्बेंसी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सिस्टम है वो सिस्टम इन प्लेस है। वहां लोगों को सिस्टम से या गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसा सेंटिमेंट बनता नहीं जल्दी, क्योंकि सिस्टम अपना काम करता है, सही से काम करता है। जो मिडिल क्लास है वो एज पर बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास नहीं, क्योंकि वहां पर लोगों के एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, वहां पर ऐसा एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट कुछ नहीं है। और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट नहीं होने की वजह से ही वहां पर पश्चिम बंगाल में 30 सालों से ज्यादातर वाम दलों की सरकार रहेगी। वो वाम दलों की सरकार अगर गई तो एक बड़ा आंदोलन आदरणीय ममता बनर्जी ने खड़ा किया था सिंगूर में लैंड एक्विजिशन को लेकर, और उसकी वजह से और उसके साथ साथ मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ने की वजह से
आदरणीय ममता बनर्जी वहां आ गई। अब आदरणीय ममता बनर्जी के अगेंस्ट में इस तरह का कोई आंदोलन अगले 6 महीने में अगर खड़ा हो जाता है तो अलग बात है, वरना कोई ऐसा वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। आप पश्चिम बंगाल जाओगे तो पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा एक वाम दलों के राज में रहने की वजह से वहां की जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसका एक सिस्टम बना हुआ है और वो उस सिस्टम में ही चलती है। पश्चिम बंगाल में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लोगों की अपेक्षाएं भी कम रहती हैं, वो लोग एक नियमित ठर्रे पे उनकी लाइफ चल रही है और वो उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं करते। उसके बाद क्या है कि उनका कॉस्ट इफेक्टिव एक लाइफ है। वहां बहुत ज्यादा ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं है कि हमें सड़क चाहिए, सड़क के हैं वहां पर, जहां नहीं है वहां पर भी उन्होंने थोड़ी बहुत सड़कें तो बना ही दी है। बिजली चाहिए, बिजली हर जगह पर है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद से हर जगह पर बिजली है। तो इस तरह का कोई वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, जिसका भी एक रीजन है कि आदरणीय ममता बनर्जी को हटाने के लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट वहां पर नहीं है। मिडिल क्लास को वहां पर जो सहूलियत मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज का लाभ मिलना चाहिए, जो गवर्नेंस का लाभ मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलता है, तो मिडिल क्लास ऐसा डिससेटिस्फाइड नहीं है। वहां पर जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है, तो मिडिल क्लास डिससेटिस्फाइड नहीं है। पुअर क्लास को वहां पर सारी सुविधाएं मिल ही रही है। पुअर क्लास को पार्टी कैडर एक तरह से बनकर वो सारे के सारे लाभ ले ही रहे हैं, तो पुअर क्लास को भी कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा चेंज आने की चांसेस नहीं है। कहीं कहीं पर सेक्शंस में, कहीं कहीं पर पार्ट में कुछ पुअर क्लासेस हैं, पुअर सोसाइटीज हैं, पुअर कास्ट्स हैं, जिनको कुछ मिस अप्रोप्रिएशन, मिस हैंडल भी करना पड़ता है। तो वो इतना छोटे स्पेस में होता है, जैसे संदेश खाली का पिछली बार आया था, लेकिन वो इतने स्मॉल स्पेस में होता है कि उसका बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड इफेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए सरकार चेती करने के लिए वो काफी नहीं है। वहां पर सत्ताधारी जो तृणमूल कांग्रेस है वो काफी स्ट्रांग है। उसका जो कैडर सिस्टम है, उसके जो कैडर्स हैं, उससे जो लाभुक लोग जुड़े हैं, जो एक क्लब कल्चर वहां चलता है वो काफी स्ट्रांग है। उसकी वजह से पार्टी स्ट्रांग है, नीचे तक है, तो उनके वोट्स भी हो जाते हैं, उनको वोट भी मिलता है, उनको समाज का साथ भी मिलता है। वहां पर जो टीएमसी के कैडर्स हैं वो लोगों के काम भी करवाता है, तो इसलिए भी कोई वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन नहीं है जिसका एंटी इनकम्बेंसी बन के जो सरकार के आगे चली जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हार्डली ही कोई चांस है कि वो आप वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं, भारतीय जनता पार्टी जो अवेयरनेस ला रही है, लोगों को जो बता रही है कि मुस्लिम्स और हिंदू और बांग्लादेशी और इंडियंस में क्या इफेक्ट आ रहा है, उनके आने से आपके रोजगार पे, आपके जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो लोगों को दिख रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो अवेयरनेस ला रहे हैं और जो अवेयरनेस लोगों में आ रही है, उसको अभी धरातल पर आने में काफी समय लगे। बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के खिलाफ जो घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ जो एक नारा है, जो एक मुद्दा है, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो लोगों का ध्यान भी खींचता है, लोगों को ध्यान में भी इस समस्या को लाता है। लेकिन वो इतना स्टार्क डिफरेंस नहीं है, वो इतना स्टार्क इशू नहीं है जो लोगों को इस लेवल तक इफेक्ट करे कि लोग बिल्कुल टीएमसी को सत्ता से बाहर कर भारतीय जनता पार्टी को ले आए। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगले 6 महीने में कुछ अगर ऐसा होता है तो हो सकता है, वरना कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस वापस वहां पर सत्ता में आ जाए। जिस तरह बिहार में जॉब 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 का नारा लगाया गया और जॉब, महंगाई, इस तरह की बात करके, नौकरी बेरोजगारी की बात करके आप सत्ता में नहीं आ पाए और सत्ता में जो पार्टी थी उसको बाहर नहीं निकाल पाए, उसी तरह बंगाल में भी नौकरी या विकास, इस तरह की बातें नहीं है जिसके नाम पर आप ऐसा कर पाओगे कि वहां जो टीएमसी इतने स्ट्रॉन्ग खुद पार्टी है, जहां उसका कैडर इतना स्ट्रॉन्ग है, जहां वहां आदरणीय ममता बनर्जी जैसा एक स्ट्रॉन्ग चेहरा है, उसको भारतीय जनता पार्टी विदाउट लोकल लीडरशिप, विदाउट स्ट्रॉन्ग लोकल लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी उनको हटा सके, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिखता नहीं। विकास के भी मामले में पश्चिम बंगाल, हालांकि बहुत वहां पर गरीबी है, लेकिन गरीबी होना और विकास नहीं होना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। और जो गरीबी है उसको तो वही पुअर क्लास को हर जगह पर जब गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी 5 किलो चावल पे 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दे ही रहे हैं, तो वो वहां की राज्य सरकार भी पहुंचा रही है और राज्य सरकार उसके अलावा भी बहुत सारे सुविधाएं पहुंचा रही है, और वो लोगों को चूंकि डिलीवर हो रही है, उस लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं है, और उस लेवल पे भ्रष्टाचार भी अगर है भी तो उसको लोग टैकल कर लेते हैं पार्टी के कैडर बनके। तो इसलिए वहां पर लोगों को ऐसा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है ब्रॉडर लेवल पर, जो कि सरकार को उखाड़ते के, जो एक सांप्रदायिक वहां पर माहौल है, जो वहां पर
मुस्लिम समाज का जो एक डोमिनेंस का माहौल है, वो डोमिनेंस का माहौल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है हिंदू समाज को या सोसाइटी को, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है कि लोग उस स्टाफ उसको एक बड़ा डिफरेंस माने और उसके बेसिस पर सरकार बदल दे। यही हाल वहां जो बांग्लादेशियों के बारे में भी है, वो आ रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, वो वहां रह भी रहे हैं, सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, लेकिन सरकारी सुविधाएं लेने के बावजूद यहाँ के लोकल लोगों को उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ के मजदूरों को उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए वो इजिली वहां का हर एक सोशल स्ट्रेटा, समाज, वहां के हर एक इकोनॉमिक स्ट्रेटा उसी तरह से आराम से चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता वो। और बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता तो लोगों का अटेंशन जरूर खींचता है, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है उसका, इतने ज्यादा उससे एक लोगों में सेंटिमेंट या लोगों में इस तरह की भावना नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए लोग वहां पर सरकार बदलने के मूड में तो नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी लेकिन अपनी कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आज ये बात ठीक है कि लोगों को ये अटेंड कर रहा है, लोगों का ध्यान ये खींच रहा है। आज ये बात ठीक है कि लोगों का ये ध्यान खींच रहा है, लेकिन वो डिफरेंस जैसे जैसे लोगों को महसूस होता जाएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर स्पेस बनता चला जाएगा। अभी फिलहाल जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में दिखते हैं और वो लगातार दिख रहे हैं कि वही रहेंगे जब तक वो कोई इस तरह का ब्लंडर न कर दें कि कांग्रेस चली आए, उसी तरह है कि पश्चिम बंगाल में जब तक आदरणीय ममता बनर्जी है तब तक अगर वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं। आज के डेट में आदरणीय ममता बनर्जी कहीं जा नहीं रहे। आदरणीय ममता बनर्जी जब तक वहां पर है तब तक तो भारतीय जनता पार्टी के पास चांस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के मुद्दों को उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों में जिस तरह अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जिस तरह लोगों के ध्यान में इस तरह के इश्यूज को ला रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशियों का इशू हो, चाहे वो मुस्लिम्स का इशू हो, उन इश्यूज को जो लोगों के बीच में ला रहे हैं, लोगों के ध्यान में ला रहे हैं, को एक तरह से लोग जागृत हो रहे हैं, लोग उस चीज को समझ रहे हैं, उस डिफरेंस को देख रहे हैं और ये जरूर पे ऑफ करेगा। लेकिन आदरणीय ममता बनर्जी जब तक वहां की राजनीति में है तब तक तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मौका शायद ही बने।